पांचवें मरहले को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव छात्रा जी जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। निरंजन पौरार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनुज अग्रवाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। और लेकिन निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपका सियासी आकलन क्या कुछ कह रहा है? इस पांचवें मरहले से कितनी उम्मीदें हैं और किस तरफ ये चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से देखिए साहिबाजी, जिस तरीके से इको आ रहा, थोड़ा सा ठीक करवाइए। हाँ, देखिए जिस तरीके से ये 2024 का जो ये चुनावी महासमर है, ये अब अपनी अंतिम पायदान की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है। और थोड़ा सा इको आ रहा है साहिबाजी, ठीक करवाइए। ठीक करवा। हाँ, तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे अभी ये चाहे चौथा चरण आपने देखा, अब ये आज पांचवा चरण है, इसके अंदर भी आप देखेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार भी 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर इन जो आज जो सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, इन सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग समझ लीजिए 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट करके निकली थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को दोहराती, भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाएगी। और जिस तरीके से चुनाव किस तरफ जा रहा है, अगर हम इस तरीके की बात करें तो शहबाजी, मेरा ये मूल्यांकन है कि आपने देखा होगा कि अभी हमारे भारत के अंदर जो राजनीतिक रूप से वोटर जो है 3 भागों में मैं बांट के चलता हूं। एक जो प्रो बीजेपी वोट है, एक जो एंटी बीजेपी वोट है और एक जो स्विंग वोट है। तो आज इस बार आप देख रहे होंगे कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो दूसरे चरण के बाद में पूरी तरह वोकल है। मतलब पूरी तरह आप ये समझ लीजिए सड़कों के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब हो चुका है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब ये सारा का सारा एंटी बीजेपी वोट जब जो वोकल हो जाता है तो सबको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुराइयां हो रही है और ये चुनाव हार रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोटर है वो भी कहीं ना कहीं बोल रहा है, लेकिन वो उतनी तादाद में नहीं बोल रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वोटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा साइलेंट प्रकार का वोटर माना जाता है। वो ये माना जाता है कि वो चुप रहने में ज्यादा विश्वास रखता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो स्विंग वोटर है, वो स्विंग वोटर तो बिल्कुल बोलता ही नहीं, उसको कोई पहचान भी नहीं सकता, उसकी नब्ज का भी नहीं पता होता। लेकिन इस बार चिंता का सबब भारतीय जनता पार्टी के सहवाली जी इसलिए है क्योंकि जो वोट परसेंटेज जो डाउन हो रहा है, वोटर टर्नआउट जो गिर रहा है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो स्विंग वोटर है ये कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल रहा। अगर स्विंग वोटर बाहर नहीं निकलता है तो इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। वो इसलिए क्योंकि जो स्विंग वोटर है वो बहुत सारे मुद्दों को देख करके वोट करता है। जब विधानसभा के वोट होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, जब लोकसभा के देश के लिए वोट करता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, और जब लोकल चुनावों के लिए वोट करता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से स्विंग वोटर, आपने देखा होगा कि अब अगर मैं इसी चीज के अंदर एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो आप देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली को 56% वोट मिला। उसी दिल्ली के अंदर वो ही वोटर लेकिन जब 10 महीने 11 महीने बाद में विधानसभा के वोट डालने गए तो वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी 56% से 44% पे आ गई। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो स्विंग वोटर है उसने लोकसभा के लिए बीजेपी को वोट किया और विधानसभा के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो इसी तरीके से अब ये जो वोट परसेंटेज गिर रहा है, इसी से कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि चुनावों के जब प्रारंभ जब चुनावों की घोषणा हुई उस समय कहीं ना कहीं विपक्ष एक नेपथ्य में नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष कहीं एक जिसको कहते हैं अपनी रस्म अदायगी सी करता हुआ दिख रहा था, कोई लड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही पहले चरण के अंदर वोट प्रतिशत डिप हुआ, लगभग 8 से 10% का वोट प्रतिशत, और कई सीटों के ऊपर तो और ज्यादा। अगर ये हम एवरेज की बात करते हैं, लेकिन जो अगर इंडिविजुअल सीटों की बात करें तो कई सीटों पे तो 15% से बिल्कुल कहीं ना कहीं पहले मरहले के बाद से कॉन्फिडेंस अपोजिशन में यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन निरंजन जी, जिस तरह से देखा जाए, अगर इस खास करके 5वें फेज की बात की जाए और खास करके दिग्गजों का मैदान में होना कितना दिलचस्प चुनावों को बनाता है, और दूसरी तरफ क्या उम्मीद की जाए वोटिंग फीसद बढ़ेगा? क्योंकि पिछली बार 60 से 62 के करीब इन सीटों पर वोटिंग फीसद देखने को मिला था। चूंकि गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, इसको लेकर भी अपोजिशन ने सवाल उठाया था।
निश्चित रूप से देखिए सहबाजी, ये चीज तो चुनाव आयोग को भी देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अभी आप देखेंगे सूर्य देवता जो है पूरा अपने सबाब पे है और पूरा जो इको ठीक करवाइए थोड़ा सा। हाँ, तो जिस तरीके से सूर्य देवता पूरा अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ा सा एक बार या तो निकलने के में थोड़ा संकोच करता है या थोड़ा आलस करता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भी जिम्मेदार और जो बुद्धिशील व्यक्ति है वो समय अनुसार जाकर के, यानी कि ठंड में जाकर के सुबह सुबह जाकर के अपना मतदान कर आए, और या फिर शाम को जैसे ही थोड़ा सा राहत मिले, गर्मी से राहत मिले, वैसे ही मतदान कर दे। और आपने जो महत्वपूर्ण वाली बात करी, देखिए सहबाजी, निश्चित रूप से ये जो आज जो जिस 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं, ये सारी की सारी लगभग आप ये समझ लीजिए महत्वपूर्ण सीटें हैं। चाहे इसके अंदर उत्तर प्रदेश की रायबरेली हो, अमेठी हो, या बंबई की जो 12-13 सीटों के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, या जो भी सीटें हैं, सारी की सारी सीटें महत्वपूर्ण है। वैसे तो मेरा यह मानना है कि हर एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसको हम एक राजनीतिक रूप से हम जिसको कहते हैं कि वीआईपी सीट, तो इनमें बहुत बड़ी संख्या वीआईपी सीटों की। लेकिन यहां पे जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी, देखिए सहबाजी, मेरे जो यहाँ पे जो राजनीतिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे आलोक जी हो भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको एक विश्लेषण पे लेके चलता हूं। थोड़ा सा इसको गौर कीजिए कि आज विपक्ष बात तो करता है, ये हो गया, वो हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, फलाना, लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि देश का माइंडसेट कैसे इन्होंने, विपक्ष ने अपने आप को देश के माइंडसेट से कैसे दूर कर लिया। आज अगर कोई भी पत्रकार, कोई भी जर्नलिस्ट को, या आपका भी कोई नुमाइंदा अगर किसी से पूछता है आप किस चीज के लिए वोट करेंगे, तो वो कहता है मैं देश के लिए वोट करूंगा। आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये किसको वोट दिया होगा? वो कहेगा मैं विकास के लिए वोट करूंगा। आपके दिमाग में क्या आएगा, ये किसके लिए वोट दिया होगा? वो कहे कि मैं विकसित भारत के लिए वोट करूंगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये किसके लिए वोट किया होगा? तो एक तरफ तो ये चीज है। दूसरी तरफ अगर वही व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये कहता है उसी को कि मैं तो महंगाई के लिए वोट दिया है, मैंने तो बेरोजगारी के लिए वोट दिया है, या मैंने तो भाईचारे के लिए वोट दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वोट कहां जा रहा है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि विपक्ष अब इस माइंडसेट से इसको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष चाहे ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जो सवाल किया था उसका जवाब तो मिला है कि कोशिश यहाँ पर की जाएगी, जिन भी सेक्टर्स में वैकेंसीज निकलेंगी उनको पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी, और जो पेपर लीक के मामले हैं उन पर भी रोक लगाई जाएगी, ताकि जो रोजगार है वो लोगों को मिल सके। निश्चित रूप से सहबाजी, जो इन्होंने कहा, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी जी ने एक दिन में सबको रोजगार दे दिया, तो क्या बिहार के अंदर बेरोजगारी खत्म हो गई? क्योंकि रोजगार तो तेजस्वी जी दे के चले गए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहते हैं कि हम ऐसे वैकेंसीज निकाल देंगे, नौकरी दे देंगे। भाई आप एक बात बताइए, देश के ऊपर जिस तरीके से अभी 45 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है, अगर आप 40 करोड़ लोगों को रोजगार दे दे, नौकरी दे देंगे, तो उसका फिर पैसा कहां से लाएंगे? जितना बजट है उससे 3 गुना पैसा चाहिएगा। समस्या तो यही है ना, पैसा कहां से आएगा? वही देखिए 2011 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, वो तो सारी की सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन में। लेकिन समस्या क्या है? अब ये चीज साहिबा जी, एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। एक दुकानदार के पास एक ग्राहक जाता है, एक व्यक्ति जाता है, जाकर के कहता है भाई घी क्या भाव? वो कहता जी 600 रुपए किलो। वो कहता तेरे सामने वाले दुकानदार ने तो 200 रुपए किलो की वो तख्ती लगा रखी है, घी 200 रुपए किलो। तो उसने कहा कि उससे जाकर के ले लो, तो वो कहता उसके पास घी खत्म है, उसके पास घी है नहीं। तब वो दुकानदार उसको समझाता है ग्राहक को कि जब जब उसके पास घी खत्म हो जाता है वो 200 रुपए किलो की तख्ती लगा देता है, और जब उसके पास घी होता है तब वो भी 600 रुपए किलो में बेचता है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी स्थिति वही है कि जब विपक्ष में आते हैं तो सारी चीजें लोगों को यूं दे देंगे, लोगों को वो दे देंगे, नौकरी यूं कर देंगे। जब सत्ता में आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। आपने देखा होगा हिमाचल में जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले 4 रुपया लीटर डीजल के ऊपर वहां पे रेट बढ़ा। क्यों बढ़ाया भैया? आपने एक बात बताई, वेट क्यों बढ़ाया वहां पे?
क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी ना। वो जो डीजल पे रेट बढ़ा वो जनता की जेब पे बोझ नहीं पड़ा भाई। सीधी सी बात है, अगर सरकार आपको चलानी है, उतनी ही नौकरियां हैं, उतने ही लोग हैं, उतनी उनकी सबकी तनख्वाहें हैं, सरकारी खर्चे हैं, वो सारे के सारे आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। या तो आप ये बताएं कि हम यहां से धन का रिसोर्स यहां से पैदा करेंगे कि भाई हम इस चीज से पैसा उत्पन्न करेंगे, सरकार यहां से पैसा लाएगी, सरकार का पैसा कहां से लाएगी? या तो टैक्स बढ़ाएगी तो जनता पे बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और अगर सरकार टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो पैसा लाएगी कहां से? सरकार केवल ऐसा थोड़ी आरबीआई से नोट छाप लेने से काम होता है। और रही बात जिस तरीके से, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या कहा कि जब इतनी समस्या है उसके बावजूद भी पिछले 58 चुनावों का आप विश्लेषण करेंगे तो 48 चुनावों के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, जिसके अंदर भी 3 दिसंबर को रिजल्ट आए, 5 राज्यों के चुनाव थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता को ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगाई मुद्दा नहीं है, जनता को तकलीफ नहीं दे रही है, मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूं कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, और बहुत सारी जो रिश्वतखोरी है वो मुद्दा है, लोकल लेवल के ऊपर जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ गया वो मुद्दा है। लेकिन समस्या ये है कि जनता विपक्ष के ऊपर, विपक्ष जनता को इन सब चीजों का एक सटीक रोड मैप नहीं दे रहा जो आपको सेट कर सके। क्योंकि मैं ये कह दूं कि साहिबा जी, अगर मैं आपके चैनल में आ जाऊंगा तो मैं आपके चैनल को पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बना दूंगा, जी सलाम को। लेकिन आप ये तो मेरे से पूछेंगे ना, नंबर 1 कैसे बना दूंगा? मेरे कहने से थोड़ी मान लेंगे। तो उसका मैं आपको, अगर जब पूरा एक रोड मैप या पूरा एक प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊंगा, आपको प्रोजेक्ट जब जमेगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये नंबर 1 तो नहीं बना सकता, लेकिन हो सकता है नंबर 3 तो बना ही दे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो प्रोजेक्ट, वो जो एक जिसको कहते हैं लेआउट प्लान इनके पास नहीं है, जनता को दे रहे हैं। ये केवल ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए महिलाओं को दे देंगे हर साल, ठकाठक वाली बात करके कहते हैं युवाओं को अप्रेंटिसशिप दे देंगे हम। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पैसा लाएंगे कहां से भाई? इस तरीके से तो कहीं ना कहीं सप्लाई का तो पूरा ख्वाब दिखा दिए हैं अपोजिशन ने, लेकिन उसकी डिमांड कैसे पूरी की जाएगी ये एक बड़ा मसला